गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और नाइन्थ की फिजिक्स में कल तक न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों की चर्चा हो गई थी। तो व्याख्या शुरू कर दिया जाए। गति विषयक उन तीनों नियमों की एक एक करके हम लोग व्याख्या कर लेते हैं जो हमारी पुस्तक में दिया गया है। हम चर्चा करते हैं पहले कि न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण, और इस न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो क्या टॉपिक है आज आपका? पहला है न्यूटन के पहले नियम का स्पष्टीकरण। अब न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन के पहले नियम को जो उन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1686 में लिखा था, उसमें न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गतिशील बनी रहेगी, और यदि विराम की अवस्था में है तो विराम में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये इनका पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम में बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और किसी भी वस्तु द्वारा अपनी वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना, ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु द्वारा अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। तो पहला नियम किस चीज का नियम है? जड़त्व का नियम है। और जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया क्या होती है? जड़त्व क्या कहलाता है कि किसी भी वस्तु द्वारा अपने वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी जिस भी अवस्था में वर्तमान में वस्तु है, अगर वह विराम में है तो विराम में बनी रहना चाहेगी, वह गति में है तो गति में ही बनी रहना चाहेगी। कब तक कि जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो तुरंत वह विराम से गति में नहीं आती है और गति से विराम में नहीं आती है, बल्कि उस बल के अगेंस्ट बल लगाती है, कार्य करती है। तो यही जड़त्व है कि किसी भी वस्तु द्वारा वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है। और यही न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम भी है। अब टॉपिक में आपके और दिया गया है कि ये जो जड़त्व होता है ये दो प्रकार का होता है। तो जड़त्व के दो प्रकार होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन दो प्रकार का होता है? एक होता है ए, गति का जड़त्व, और दूसरा होता है बी, विराम का जड़त्व। विराम
का जड़त्व। हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अंतर्गत हम इन बातों को अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि किसी भी वस्तु द्वारा अपनी वर्तमान गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व दो प्रकार का होता है, गतिक जड़त्व और विराम का जड़त्व। यद्यपि आगे चलेंगे तो दिशा का भी जड़त्व मिलेगा आपको, लेकिन वो इसी दोनों के अंतर्गत ही आ जाता है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं कि गति का जड़त्व क्या होता है और विराम का जड़त्व क्या होता है, इस बात पर हम चर्चा कर लें। तो टॉपिक है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु या ऐसे लिख दीजिए, हाँ ऐसे लिखिए, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यद्यपि आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसी गेंद को किसी फर्श पर लुढ़का देते हैं या किसी साइकिल को गतिशील कर देते हैं तो वह गेंद कुछ दूर तक चलने के बाद रुक जाती है, या साइकिल में पैडल मारना जब आप बंद कर देते हैं तो साइकिल कुछ दूर चल करके रुक जाती है। तो ये गति का जड़त्व तो कहाँ पालन हुआ, लेकिन वहाँ पर एक अंतर्निहित बल है जिसे आप घर्षण कहते हैं। यह घर्षण बल लगता रहता है और घर्षण बल गति का विरोध करता रहता है, जिसके कारण गतिशील वस्तु कुछ दूर तक गति कर करके रुक जाती है। अगर हम कांच की एक गोली लें और उस गोली को जमीन पर, रुक्ष जमीन पर यानी कि जो मिट्टी की जमीन है उस पर लुढ़काएं तो कुछ दूर जाके रुक जाएगी, उसको टाइल वाले फर्श पर लुढ़काएं तो उससे ज़्यादा दूर तक जाएगी, और कांच की गोली को कांच के ही प्लेट के ऊपर, मतलब कांच के ही फर्श के ऊपर लुढ़का दिया जाए तो वह काफ़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि कांच की गोली और कांच की प्लेट में घर्षण कम हो जाता है। और कांच की गोली और कांच की प्लेट में कम घर्षण होने के कारण क्या होता है कि वह गोली काफ़ी दूर तक गतिशील बनी रहती है। तो गति का जड़त्व तो क्या है कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। अगला जड़त्व आपका है विराम का जड़त्व। अगला टॉपिक आपका है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व होता है कि जैसे आपने कॉपी को मेज पर रख दिया तो वह मेज पर तब तक पड़ी रह जाएगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगा करके उसको गतिशील ना किया जाए, बाह्य बल लगा के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जाया जाए।
तो वह विराम वस्तु अपनी अवस्था में वैसे ही पड़ी रहेगी। तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगा करके उसकी विराम अवस्था को बदल ना दिया जाए। तो विराम का जड़त्व क्या है कि यदि कोई गतिशील वस्तु सॉरी, जब विराम का जड़त्व तो कहाँ गतिशील वस्तु हो गई, हम चर्चा करें विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में, रुकी हुई, ठहरी हुई, विराम की अवस्था में है, तो वह विराम में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, उसे गतिशील नहीं कर दिया जाता, गतिशील नहीं कर दिया जाता। क्या करना है कि विराम का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु कहीं पर स्थिर है, विराम में है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, तो वह स्थिर वस्तु विराम में तब तक बनी रहेगी, स्थिर तब तक रहेगी, ठहरी तब तक रहेगी कि जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा करके उस वस्तु को गतिशील नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो ऐसे ही ठहरी रहेगी। जैसे आपने कहीं ईंट रख रखा है, किसी स्थान पर एक ईंट रख दिया, तो वो ईंट तब तक स्थिर बना रहेगा कि जब तक कि आप बल लगा करके या कोई अन्य बल लगा करके उस ईंट को गतिशील ना बना दे। तो जब तक कि उस ईंट पर बल लगा करके उसको गतिशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक वह ईंट उसी स्थान पर स्थिर पड़ा रहेगा। ऐसी इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं विराम का जड़त्व। अब इन जड़त्वों को समझने के लिए कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं कि जिनकी सहायता से आप जड़त्व के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो अच्छा, इन दोनों जड़त्वों को समझने के बाद बल की एक नई परिभाषा भी आप कर सकते हैं। इन जड़त्वों को समझने के बाद, विराम के जड़त्व को समझने के बाद, गति के जड़त्व को समझने के बाद आप बल की एक नई परिभाषा कर सकते हैं, और वो नई परिभाषा आपकी होती है बल। तो वो नई परिभाषा बल की आपकी है कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। क्या है कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा वस्तु के
विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। वैसे जो आपको यांत्रिकी की परिभाषा लिखाई गई है कि बल एक खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, वो परफेक्ट परिभाषा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नई परिभाषा आप लिख सकते हैं बल की, यह भी याद कर सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, उस पिंड के अंदर यह कारक नहीं लगता, बल्कि क्या है, बाह्य कारक है, जिसके द्वारा वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप जड़त्व से संबंधित दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा कर लीजिए कि कौन कौन से उदाहरण हैं जो जड़त्व से संबंधित हैं और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, लागू होते हैं, उनको हम अनुभव करते हैं। तो क्या लिखना है आपको, जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण। अब ये आ सकता है आपके पेपर में, लेकिन हम इनको केवल व्याख्यात्मक रूप से आपको समझा दे रहे हैं। आप इसको लिखने का प्रयास मत करिएगा, इसको नोट में नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल क्या करेंगे कि आप इस चीज़ को समझ लेंगे और समझ लेने के बाद आप तुरंत लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसको नोट में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से हम 3-4 कारण के बारे में तुरंत चर्चा कर देते हैं। पहला कारण है कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर, पहला है ठहरी हुई मोटर के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यानी एक झटका लग जाता है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर, उसमें बैठे यात्री चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इन दोनों बातों पर चर्चा कर लिया जाए, फिर आगे चर्चा किया जाता है जड़त्व के और नियम से। तो आपके दैनिक जीवन में ये परिघटनाएं बहुत होती होंगी, इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव भी करते होंगे। कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई ठहरी हुई मोटर है, बस है, उसमें आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल असावधानी से सीट पर बिल्कुल शरीर को ढीला करके आप बैठे हुए हैं, और अचानक क्या होता है कि ड्राइवर उसको एक्सेलरेट करके गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप उस गाड़ी की सीट पर पीछे की तरफ धक्का खा करके, पीछे की सीट पर, जो सीट के पीछे आपके कंधे के पीछे सीट लगी हुई है, उस पर आप टकरा जाते हैं, या अगर सीट नहीं आप खड़े हैं तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है जैसे दो लोग बैठ के बाइक पे बैठे हैं, एक आदमी बाइक को पकड़ा हुआ है,
गाड़ी स्टार्ट है, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अचानक से क्या हुआ कि एक्सीलरेट करके गाड़ी को तेजी से बाइक को आगे बढ़ा दिया। तो जो पीछे बैठा हुआ आदमी है अगर वो सतर्क नहीं है तो कभी कभी पीछे की तरफ गिर भी जाता है, मतलब गाड़ी से बाइक से नीचे भी गिर जाता है। तो ये क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है कि जब आप स्थिर बैठे हुए हैं, बाइक पे हैं, कार में हैं, बस में हैं, तो जब आप स्थिर बैठे हुए हैं, गाड़ी भी स्थिर है, तो आपके अंदर विराम का जड़त्व आ गया। आप विराम अवस्था में आ गए और विराम का जड़त्व आ गया और एकाएक गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी। तो जब गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी तो क्या हुआ कि आपके शरीर का जो भाग गाड़ी के संपर्क में है वो तो गाड़ी के साथ गति की अवस्था में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जो गाड़ी के संपर्क में नहीं है वो क्या हुआ, वह विराम जड़त्व के कारण अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहता है। अब नीचे का भाग आगे बढ़ गया, पीछे का ऊपर का भाग जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रह गया। कारण क्या हुआ कि आप पीछे की तरफ झुक गए या कभी कभी आप गिर भी सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उस पर बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है वो 70-80 की स्पीड में सीधी सीधी जा रही है, तब तक अचानक से रोड पर कोई वस्तु आ गई। अब उस वस्तु को बचाने के लिए करना क्या होगा, तुरंत सडन ब्रेक लेना होगा। सडन ब्रेक लेने के लिए मेंटली आप तैयार नहीं हैं, तो जैसे ही ब्रेक आपने लिया तो क्या होगा कि ब्रेक के कारण जो आपकी शरीर का निचला भाग है जो सीट के संपर्क में है वो तो ऑलरेडी स्थिर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि शरीर के ऊपरी भाग की स्थिति ये थी कि जितनी स्पीड में 80 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो 80 किलोमीटर की स्पीड में हमारे शरीर का ऊपरी भाग भी आगे बढ़ रहा था। अब हुआ क्या कि एकाएक ब्रेक लेने के बाद नीचे का भाग तो स्थिर हो गया, लेकिन गतिक जड़त्व के कारण हमारे शरीर का ऊपरी भाग आगे की तरफ गतिशील रहा और उस गतिशील रहने के कारण क्या हुआ कि हम आगे की तरफ झुक गए। तो ऐसे ही 10-12 उदाहरण और आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। उन उदाहरणों पर हम नेक्स्ट अगली बेल में चर्चा कर लेते हैं। तो आज की बेल के लिए बस इतना ही। ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले बेल में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।